दोस्तों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलते समय के साथ जो इंसान खुद को नहीं बदल पाता, वो इस तेजी से बदलती दुनिया में पीछे रह जाता है। अच्छे कॉलेज से बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती। जिनको नौकरी मिल भी जाती है वो भी जॉब में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और उनका जूनियर उनसे आगे निकल जाता है। लोगों के बिजनेस बंद हो जाते हैं, कोई नई कंपनी उनसे आगे निकल जाती है और वो गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, जिस वजह से लोग तनाव में आ जाते हैं और यही तनाव उनकी खराब सेहत का कारण बनता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको समय के साथ बदलाव की अहमियत के बारे में समझ आ जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं होता था। जब सुरेश 5 साल का था, उसी साल उसके पिता की मौत सांप के काटने की वजह से हो गई। सुरेश की मां ने जैसे तैसे मजदूरी करके सुरेश को पाला था। अभावों में पला होने के कारण ही सुरेश इतना होनहार और मेहनती था। सुरेश अब 17 साल का हो चुका था। अब वो अपनी माँ की जगह मजदूरी में जाया करता था और घर पर भी माँ के काम में मदद किया करता था। एक दिन सुरेश को गांव के बड़े सेठ के वहाँ मजदूरी मिल गई। सेठ का बड़ा व्यापार था, कई नौकर चाकर सेठ के वहाँ काम करते थे। सेठ का व्यापार दूर दूर के गाँव तक फैला हुआ था। दूर दूर के व्यापारी सेठ के वहाँ अपने माल का सौदा करने आया करते थे। वो अपने साथ घोड़ों में माल लाते और सेठ के वहाँ माल बेचा करते और सेठ से भी सामान खरीद के अपने गाँव को ले जाते। माल घोड़ों में लादने और उतारने का काम ही आज सुरेश को मिला था। सुरेश गाना गुनगुनाते हुए मन लगा के अपना काम कर रहा था कि तभी एक मजदूर के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। सुरेश ने देखा कि एक मजदूर एक वजनदार बोरे के नीचे दबा हुआ है। सामान उठाते समय पैर फिसल जाने से वो गिर गया था और उसका सामान उसके ऊपर आ गिरा था। 2 मजदूर उस बोरे को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामान ज्यादा भारी होने से वो उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। सुरेश ने आओ देखा ना ताओ, उसने फटाफट उस बोरे को पकड़ा और एक ही बार में उसे उठाकर साइड कर दिया। क्योंकि सुरेश उन दोनों मजदूरों की तुलना में जवान था, इस वजह से ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। मजदूर के पैर में मोच आ गई थी और वो जोर जोर से रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनकर सेठ भी वहां पहुंच गया। सब लोग सुरेश की तारीफ कर रहे थे, जिस कारण सेठ का ध्यान सुरेश पर गया। सेठ को अपने घर के कामों के लिए एक जवान और मेहनती लड़के की जरूरत थी, तो उसने सुरेश को बुलाया और कहा कि कल से तुम कहीं और काम पर मत जाना, अब तुम मेरे घर पर काम करोगे। उसने सुरेश को उसकी मजदूरी दी और घर को जाने को कहा। सुरेश आज बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कि सेठ के घर काम करने से उसको दुगनी मजदूरी मिलेगी और उसे रोज काम की तलाश में भटकना भी नहीं पड़ेगा। वो खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने अपनी माँ को पूरा वाकया सुनाया। सुरेश की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई। उसने सुरेश को गले से लगा लिया। अगले दिन सुरेश सुबह जल्दी ही सेठ के घर को निकल पड़ा। आज सेठ के वहाँ उसका पहला दिन था। वो नहीं चाहता था कि वो पहले ही दिन देर से पहुँचे। वो मन लगाकर सेठ के घर का सारा काम करने लगा। सेठ था तो कंजूस, लेकिन सुरेश की मेहनत देखकर वो उसे पसंद करने लगा। सुरेश के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब उसकी माँ को काम के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता था। सुरेश को अच्छा पैसा भी मिल रहा था, जिस वजह से उसने कोई भी नया काम सीखने की कोशिश ही नहीं की। उसे लगता था कि वो ऐसे ही सेठ के घर मेहनत से काम करेगा, जिससे वो आराम से अपना घर चला लेगा और उसे कभी कहीं काम के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। दूसरे नौकर कामचोर और चापलूस थे। वो अब तक कामचोरी किया करते थे, लेकिन सुरेश के आने के बाद से उनको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो सुरेश से जलने लगे और उसको नौकरी से निकलवाने की योजना बनाने लगे। एक दिन सभी नौकरों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सीढ़ी में तेल गिरा दिया और फिर एक नौकर सुरेश के पास गया और उसे तेल की एक बोतल देते हुए बोला कि मालिक छत पर बैठे हैं, ये तेल मालिक को दे आओ। सुरेश बेचारा सीधा साधा था। उसे जो भी काम दिया जाए वो उसे तुरंत कर देता था। उसने तेल की शीशी पकड़ी और छत की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने सीढ़ी में पैर रखा,
तेल गिरा होने के कारण उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ में जो तेल की शीशी थी वो भी गिरकर फूट गई, जिससे सीढ़ी में तेल ही तेल फैल गया। फिसलने के कारण सुरेश का पैर टूट गया था। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतने में सेठ भी वहां पहुंच गया। सुरेश को फटाफट उठाकर बिस्तर पर लेटाया गया और गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने आते ही सबसे पहले सुरेश की मरहम पट्टी की। फिर उसने सुरेश से पूछा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो एक नौकर बोला कि शीशी से तेल छलकने की वजह से सुरेश का पैर फिसल गया। बाकी के नौकरों ने भी यही बात दोहराई। सुरेश बेचारा सीधा साधा था, उसे भी ये बात सच लग रही थी। उसे नौकरों की इस चाल के बारे में अभी तक समझ नहीं आया था। वैद्य ने बताया कि सुरेश का पैर टूट गया है और इसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन सुरेश अब कभी सामान ढोने का काम नहीं कर पाएगा। सुरेश बेचारा दर्द के मारे कराह रहा था और वैद्य के मुंह से ये बात सुनकर तो उसका दर्द और भी बढ़ गया। सेठ ने सुरेश को उसके घर पहुंचा दिया। उसकी ये दशा देखकर उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सुरेश बेचारा 2 महीने तक घर पर ही पड़ा रहा। 2 महीने बाद सुरेश का पैर तो ठीक हो गया, लेकिन वो अब लंगड़ा कर चलता था। उसका पैर कमजोर हो चुका था। अब वो वजन उठाने का काम नहीं कर सकता था, क्योंकि जरा सा वजन उठाने पर ही उसके पैर में दर्द होने लग जाता। मालिक ने भी उसे काम से निकाल दिया, क्योंकि अब सुरेश भारी काम नहीं कर सकता था और छोटा मोटा काम करने के लिए उसके पास पहले से ही बूढ़े नौकर थे जो मालिक के यहाँ सालों से काम कर रहे थे। मालिक उनको हटाकर सुरेश को काम पर नहीं रख सकता था। सुरेश बेचारा अब बहुत परेशान हो गया था। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे अपना घर चलाए। अब उसकी बूढ़ी माँ घर चलाने के लिए दोबारा से मजदूरी पर जाने लगी। सुरेश से माँ की ये दशा देखी नहीं जा रही थी। वो अब घर में रहकर माँ के लिए खाना बनाता था और घर का काम किया करता था और उसकी माँ बाहर जाकर मजदूरी किया करती थी। सुरेश ने कई जगह काम मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया, क्योंकि सुरेश को मजदूरी के अलावा कुछ और नहीं आता था। टूटे पैर की वजह से वो अब मजदूरी के लायक नहीं था। सुरेश के लिए चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए थे। उसे अपना भविष्य अब अंधकारमय नजर आ रहा था। वो अपनी माँ के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था। एक दिन उसने फैसला लिया कि वो गांव के बाहर बहने वाली नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेगा। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए खाना बनाया और घर का सारा काम कर दिया कि जब माँ काम से थक कर घर आए तो उसे खाना ना बनाना पड़े। उसके बाद वो नदी की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जगह पर काफी भीड़ दिखाई दी, लेकिन सुरेश को ये जानने की कोई जिज्ञासा नहीं थी कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। अब सुरेश को जिज्ञासा होने लगी। उसने एक आदमी से पूछ ही लिया कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। उस आदमी ने बताया, आज हमारे गांव में एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। इनके एक बार दर्शन कर लेने भर से ही जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तुम भी चलो, क्या पता वो तुम्हारे पैर ही ठीक कर दें। ऐसा कहकर उसने दौड़ लगा दी। अब सुरेश के कानों में बस उस आदमी के कहे वाक्य गूंज रहे थे, क्या पता वो तुम्हारे पैर ही ठीक कर दें। यही तो सुरेश को चाहिए था, कोई ऐसा तरीका जिससे उसका पैर ठीक हो जाए और वो दोबारा से 2 रोटी कमा सके। सुरेश को अब उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी कि क्या पता भिक्षु के पास कोई ऐसी दवा हो जिससे उसका पैर ठीक हो जाए। कुछ देर के लिए उसके दिमाग से आत्महत्या का विचार निकल गया। सुरेश अब भीड़ के साथ जाके खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके शिष्य लोगों को उनके नजदीक जाने से रोक रहे हैं ताकि उनका ध्यान भंगन हो। लोग दूर से ही भिक्षु के दर्शन कर रहे हैं और खुद को धन्य समझ रहे हैं। सुरेश ने देखा कि भिक्षु के चेहरे में एक अलग ही तेज है। इस तेज को देखकर सुरेश को यकीन हो गया कि ये महात्मा ही मेरी सहायता कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए, लेकिन भिक्षु ने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। अब अंधेरा होने को था। लोग दूर से ही महात्मा के दर्शन करके अपने घर को वापस जाने लगे, लेकिन सुरेश के लिए तो ये महात्मा ही उम्मीद की आखिरी किरण थी। इसलिए उसने वहीं रुककर भिक्षु के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने का निश्चय किया। सब लोग चले गए। अब वहाँ सुरेश के साथ ही महात्मा और उनके 2 शिष्य ही रह गए। कुछ देर बाद महात्मा ने आंखें खोली। उन्हें सामने एक कमजोर सा युवक दिखाई दिया, जिसके चेहरे को देखकर ही उन्हें आभास हो गया कि ये बहुत परेशान है। उन्होंने कहा, कहो बालक, क्या प्रश्न है तुम्हारे। इतना सुनने की देर थी कि सुरेश ने महात्मा को अपनी सब कहानी कह सुनाई। महात्मा सुरेश के दुख को समझ गए। सुरेश ने कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे मेरा पैर पहले जैसा हो जाए। महात्मा सुरेश की ये बात सुनकर पहले तो मुस्कुराए, फिर उन्होंने कहा,
बालक, मेरे पास ऐसी कोई दवा या मंत्र नहीं है जिससे मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सकूं। भिक्षु के मुंह से ये जवाब सुनकर सुरेश फिर उदास हो गया। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, वो भी ओझल हो गई। सुरेश बेचारा रोने लगा। उसने भिक्षु के पैर पकड़ लिए और बोला, महाराज, आप भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो अब मैं जी कर क्या करूं? मैं तो घर से अपने जीवन को खत्म करने के लिए निकला था। अब वही एकमात्र तरीका है इस दुख से पार पाने का। भिक्षु ने कहा, बालक, मैंने ये कब कहा कि तुम अपने दुख से पार नहीं पा सकते? मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हारे पैर को ठीक नहीं कर सकता। सुरेश बोला, तो महाराज, बिना पैर ठीक हुए मैं कैसे अपना भरण पोषण कर सकता हूँ? इस पैर की वजह से मुझे कोई काम नहीं देता। क्या इस दुख को दूर करने का कोई समाधान है आपके पास? भिक्षु बोले, समाधान तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ उस समाधान तक पहुँचने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। सुरेश बोला, कैसी सहायता, कैसा समाधान? भिक्षु बोले, समाधान जानने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें खुद ही समाधान मिल जाएगा। सुरेश ने आंसू पोंछे और उत्सुकता भरी नजरों से महात्मा की कहानी सुनने लगा। ये कहानी है 4 लोगों के बारे में जिनका नाम है रामू, श्यामू, चीनू और मीनू, जिसमें से चीनू और मीनू 2 चूहे हैं और रामू और श्यामू 2 इंसान हैं। ये चारों एक भूल भुलैया में रहते थे और अपने लिए पनीर की तलाश करते थे। चीनू और मीनू अपने सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करके भूल भुलैया में चक्कर लगाते थे और पनीर ढूंढते थे। रामू और श्यामू थे तो इंसान, लेकिन उनका आकार चूहों जितना ही छोटा था। सोचने और पिछली गलतियों से सीखने की क्षमता उनके पास थी और ये उसका उपयोग करके पनीर ढूंढते थे। हर रोज ये चारों लोग सुबह जल्दी उठते, अपने जूते और कपड़े पहनकर भूल भुलैया में अपने लिए पनीर को ढूंढने निकल पड़ते। रामू और श्यामू को लगता था कि जैसे ही उनको पनीर मिलेगा उनका जीवन सफल हो जाएगा। चीनू और मीनू अपनी नाक से गंध का अंदाजा लगाते और उसी दिशा में भागते जिस तरफ से गंध आ रही हो। इस कोशिश में वो लोग कई बार गुम हुए, दीवारों से टकराए भी और गलत दिशाओं में भी चले गए। दूसरी ओर रामू और श्यामू अपने सोचने की शक्ति और पुराने अनुभव की मदद से पनीर ढूंढते। ये भी कई बार असफल हुए और कई बार भटके भी। आखिरकार अपनी अपनी कोशिशों से सबको एक जगह पनीर मिल ही गया। इस जगह का नाम था पनीर स्थल 3। उसके बाद रोज सुबह चूहे और छोटे लोग स्थल 3 में पहुंच जाते और आराम से अपने मनपसंद पनीर का आनंद लेते। अब ये ही उनकी दिनचर्या बन गई थी। चीनू और मीनू रोज सुबह जल्दी उठते और स्थल 3 पर पहुंचकर अपने जूतों के दोनों फीतों को आपस में बांधकर गर्दन में लटका लेते और अपने कपड़ों को एक जगह टांग देते, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें आसानी से मिल जाए। उसके बाद वो अपने पनीर का आनंद लेते, जबकि रामू और श्यामू अब देर से उठते, कपड़े पहनने में ज्यादा समय लगाते और धीरे धीरे स्थल 3 की तरफ जाते। जैसे ही रामू और श्यामू स्थल 3 पर पहुंचते, वो अपने जूते उतार देते और अपने कपड़ों को फेंक देते। उसके बाद वो चप्पल पहन लेते और बड़े आराम से पनीर का आनंद लेते। रामू और श्यामू दिन प्रतिदिन आराम तलब होते जा रहे थे। उन्होंने कभी पनीर पर गौर ही नहीं किया कि ये पनीर यहाँ आया कैसे। वो ये सोचते कि इस पनीर से तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। दोनों अपने आप को बहुत ही खुश और कामयाब महसूस कर रहे थे। उन्होंने स्थल 3 के पास ही अपना घर बना लिया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और रामू और श्यामू का आत्मविश्वास अब घमंड बन चुका था। वो इतने आलसी हो गए कि वो अनुमान ही नहीं लगा पा रहे थे कि आसपास क्या हो रहा था। दूसरी तरफ चीनू और मीनू दोनों ने अपनी दिनचर्या जारी रखी। वो पनीर स्थल 3 पर पहुंचते ही सबसे पहले चारों ओर घूमकर पनीर का निरीक्षण करते और देखते कि कहीं कल से आज के बीच कुछ बदला तो नहीं। उसके बाद ही वो अपने मनपसंद पनीर का आनंद लेते। एक दिन सुबह चीनू और मीनू पनीर स्थल 3 पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि पनीर वहां नहीं है। उनको हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो देख रहे थे कि हर रोज पनीर कम हो रहा था और वो इस बदलाव के लिए तैयार थे। ये दोनों चूहे ये भी जानते थे कि अब उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने गले में बंधे जूतों को खोला और अपने कपड़ों को भी पहन लिया। समय बर्बाद किए बिना ही उन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया और भूल भुलैया में पनीर ढूंढने के लिए निकल पड़े। बाद में रामू और श्यामू जब स्थल 3 पर पहुंचे तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि उनका पनीर कहां चला गया। वो लोग उम्मीद लगाए थे कि पनीर वहीं पे होगा, जैसा हमेशा होता था। होने वाले बदलाव के लिए वो लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि पनीर अब वहां नहीं है, रामू चिल्लाया, क्या
पनीर नहीं है, कहाँ गया? वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था कि जैसे कोई पनीर को वापस रख देगा। वो जोर से चिल्लाया, मेरा पनीर किसने हटाया? दोनों को सदमा लगा था क्योंकि दोनों इस बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। रामू और श्यामू दुखी होने में अपना वक्त गवा रहे थे, जबकि चीनू और मीनू भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे। रामू और श्यामू निराश हो गए। उनको ये पूरी तरह अनुचित लग रहा था कि बिना किसी चेतावनी के उनसे उनका पनीर छीन लिया गया। आज रात रामू और श्यामू दोनों भूखे ही अपने घर को लौट गए। अगले दिन दोनों एक बार फिर स्थल 3 की तरफ निकले। उन्हें उम्मीद थी कि आज उनको पनीर फिर से वहीं मिल जाएगा, लेकिन वहां पहुंच के उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं बदला था। वहां कोई पनीर नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। वो लोग कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहते थे। वो ये बात स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे कि पनीर अब वहाँ नहीं है। रामू ने बार बार निरीक्षण किया पर कोई नतीजा नहीं निकला। तभी श्यामू बोला, चीनू और मीनू कहाँ हैं? क्या तुम्हें लगता है उनको ऐसा कुछ पता है जो हमको नहीं पता? रामू बोला, वो सिर्फ चूहे हैं और हम इंसान हैं। हम ज्यादा खास हैं। हमें इस बात का फायदा मिलना ही चाहिए और हम इसके हकदार हैं। श्यामू ने पूछा, हम कैसे इसके हकदार हुए? रामू बोला, क्योंकि हमारी वजह से ये पनीर गायब नहीं हुआ, किसी और ने इसे गायब किया है, इसलिए हमें ये वापस मिलना ही चाहिए। श्यामू ने सुझाव दिया, शायद हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और नए पनीर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। जो चला गया सो चला गया। रामू बोला, नहीं, मैं पता करके रहूंगा कि ये यहाँ से गायब हुआ तो हुआ कैसे। जब तक रामू और श्यामू चर्चा में वक्त बर्बाद कर रहे थे, चीनू और मीनू भूल भुलैया में आगे बढ़ते जा रहे थे और नया पनीर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ भी उन्हें लगता कि यहाँ पनीर मिलने की संभावना है, वो लोग वहाँ पर जाते और पनीर ढूंढते। ये दोनों चूहे नया पनीर ढूंढने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे थे। आखिरकार चीनू और मीनू एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ तक वो पहले कभी नहीं गए थे और वहाँ पर पहले से भी बड़ा पनीर पड़ा था। इस जगह का नाम था स्थल 6। वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको जिसकी तलाश थी वो आखिरकार उन्हें मिल ही गया। इस बीच रामू और श्यामू अभी भी स्थल 3 में ही बैठे थे। वो लोग परेशान और निराश होकर इसके लिए एक दूसरे को कोस रहे थे। श्यामू सोचने लगा कि चीनू और मीनू को उनका पनीर मिल चुका है और वो इसका आनंद ले रहे हैं। वो भूल भुलैया में रोमांचक सफर पर जाने के बारे में सोचता और रोमांचित हो उठता। जितना ज्यादा वो नए पनीर को पाने के बारे में सोचता, उतना ही वो स्थल 3 को छोड़ने के बारे में सोचने लगता। श्यामू ने रामू से कहा, चलो चलते हैं, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने श्यामू से कहा, मुझे ये जगह पसंद है, ये आरामदेह है, जानी पहचानी है और इससे बाहर बहुत खतरा है। श्यामू ने कहा, हम पहले भी भूल भुलैया में पनीर ढूंढ चुके हैं और हम फिर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रामू को लग रहा था कि वो दोबारा से पनीर ढूंढने के लिए अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसने श्यामू से कहा, मुझे डर है कि फिर से पनीर ढूंढने अगर मैं बाहर भूल भुलैया में गया और अगर मुझे कोई बड़ा नया पनीर नहीं मिला तो लोग मुझे मूर्ख बोलेंगे। क्या तुम खुद को मूर्ख कहलाना पसंद करोगे? यह सुनते ही श्यामू के अंदर असफल होने का डर फिर से लौट आया और दोनों की पनीर को ढूंढने की उम्मीद और हिम्मत टूट गई। इसके बाद ये छोटे लोग रोज स्थल 3 पर जाते और पनीर न देखकर निराश होकर घर लौट आते। उन्हें अब इस चीज का एहसास होने लगा कि भूख की वजह से नींद आना अब मुश्किल होता जा रहा है। वो लोग अब पहले से कमजोर हो चुके थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। पर अब ये लोग हर दिन वहां जाते और वहां बैठकर अपने पनीर का इंतजार करते। दोनों भूख के कारण अब कमजोर हो चले थे और श्यामू को अब ये महसूस होने लगा था कि जितना ज्यादा वक्त वो यहाँ गुजारेंगे उनकी हालत बिगड़ती चली जाएगी। वो दोनों ही मन ये महसूस करने लगे थे कि स्थिति अब उनके हाथ से निकलती जा रही है। श्यामू इस बात से डरा हुआ था कि अगर वो भूल भुलैया में गया तो वो गुम हो जाएगा। ना ही वो ये जानता था कि उसे पनीर कहाँ मिलेगा। पर जब उसने महसूस किया कि उसका डर उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उसको अपनी गलती समझ में आई। अब श्यामू ने ठान लिया कि वो भी चीनू और मीनू की तरह स्थल 3 को छोड़कर नए पनीर की तलाश में जाएगा। उसे अपने जूते और कपड़े ढूंढने में काफी समय लगा क्योंकि पनीर स्थल 3 मिलने के बाद उन्होंने इन सामानों को ये सोचकर दूर फेंक दिया था कि अब इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। श्यामू ने अपने जूते और कपड़े पहने। रामू ने उसे ये सब करते हुए देखा तो पूछा कि कहीं तुम भूल भुलैया में जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुम यहीं रुककर इंतजार क्यों नहीं करते जब तक वो लोग हमारे पनीर को नहीं रख देते जिन्होंने इसको गायब किया है? श्यामू ने कहा, जो गुजर गया वो कल का पनीर था
अब नया पनीर ढूंढने का वक्त है। रामू ने कहा, पर अगर तुम बाहर गए और फिर भी तुम्हें पनीर नहीं मिला तो फिर तुम क्या करोगे? श्यामू बोला, मैं नहीं जानता, पर एक ही जगह बैठने से भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला। हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। श्यामू ने रामू को समझाने की कोशिश की, पर अब रामू का डर गुस्से में बदल चुका था। वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। श्यामू ने एक पत्थर उठाया और दीवार पर लिखा, अगर आप नहीं बदलते तो आप नष्ट हो सकते हैं। श्यामू ने भूल भुलैया की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे वो इतने दिनों तक यहाँ पे फंसा रहा। श्यामू जानता था कि रामू अब भी यही सोच रहा होगा कि मेरा पनीर किसने हटाया, पर वो इस बात पे हैरान भी था कि मैं जल्दी क्यों नहीं जागा और आगे क्यों नहीं बढ़ा। अब वो भूल भुलैया में आगे बढ़ा। उसने दीवार पर लिखा, अगर आप डरते नहीं तो आप क्या करते? उसने अपनी दाईं ओर देखा और उसे वो हिस्सा दिखाई दिया जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे भूल भुलैया में ढूंढना शुरू किया। कुछ दिनों तक उसे थोड़ा बहुत पनीर मिलता रहा, पर वो काफी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसे जल्दी ही एक बड़ा पनीर मिलेगा और फिर वो रामू के पास पनीर लेकर जाएगा। उसने सोचा, अगर चीनू और मीनू आगे बढ़ सकते हैं तो वो भी बढ़ सकता है। उसने पिछली बातों को याद किया तो उसे महसूस हुआ कि स्थल 3 पर रखा हुआ पनीर अचानक गायब नहीं हुआ था। पनीर आखिर में कम होने लगा था और वो बासी भी हो गया था। उसने इन बातों पर पहले ध्यान नहीं दिया था। उसे ये एहसास हुआ कि उसे इन चीजों से अंदाजा लगा लेना चाहिए था। उसने दीवार पर लिखा, पनीर को हर रोज सूंघते रहें ताकि आपको पता चल जाए कि यह कब बासी हो रहा है। जल्दी ही उसे एक पनीर स्थल दिखाई दिया। वो बहुत खुश हुआ जब उसने दरवाजे पर छोटे छोटे पनीर के टुकड़े देखे। उसने कुछ टुकड़े उठाए और चखे। वो बड़ी उम्मीद लेकर स्थल में घुसा, पर वो ये देखकर निराश हुआ कि वहाँ कोई पनीर नहीं था। कोई पहले ही वहाँ आ चुका था। उसने सोचा कि अगर वो जल्दी पहुँच जाता तो वहाँ पे काफी पनीर मिल सकता था। उसने ये फैसला किया कि वो वापस जाएगा और रामू से पूछेगा कि क्या वो उसके साथ चलने को तैयार है। कुछ समय बाद श्यामू फिर से पनीर स्थल 3 की तरफ लौटा और रामू से मिला और उसको पनीर के टुकड़े देने चाहे, पर रामू ने मना कर दिया। रामू ने कहा, मुझे नए पनीर की आदत नहीं है, मुझे अपना ही पनीर चाहिए। श्यामू को अब समझ आ चुका था कि रामू अभी भी स्थिति को नहीं समझ पा रहा है। रामू को उसके हाल पर छोड़कर श्यामू अकेले ही भूल भुलैया की ओर चल पड़ा। वो उस बिंदु पर पहुंचा जहां वो पिछले बार पहुंचा था। अपने दोस्त की कमी उसे महसूस होने लगी। अभी तक बड़ा पनीर का ढेर नहीं मिला था। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसकी मनपसंद वस्तु उसे जरूर मिलेगी। सवाल बस इतना था कि इन सब में वक्त कितना लगेगा। श्यामू ने दोबारा महसूस किया कि आप किसी चीज से जितना डरते हैं वो उतनी बुरी भी नहीं होती। असल तस्वीर उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी हमारे दिमाग में बनी होती है। उसे नया पनीर न ढूंढ पाने का डर इतना ज्यादा था कि वो इसे ढूंढने की शुरुआत ही नहीं करना चाहता था। बीच रास्ते में उसे इतना पनीर मिला कि उसका काम चल जाए। अब वो समझ चुका था कि बदलाव तो आना तय है, चाहे आप उसकी उम्मीद करते हैं या नहीं। परिवर्तन आपको तभी चौंकाते हैं जब आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। उसने दीवार पर लिखा, पुराने विश्वास आपको नए पनीर की तरफ नहीं ले जाते। उसने अपनी इच्छा शक्ति को एकत्रित किया और भूल भुलैया के नए हिस्सों में पहुंचा। वहां पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मिले तो उसकी ताकत और आत्मविश्वास दोनों बढ़ने लगे। उसके अध्याय का एक सुखद अंत हुआ। श्यामू को एक और पनीर स्थल मिला, स्थल 6। जब उसने अंदर जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहाँ हर तरफ पनीर के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे थे। उसने देखा कि उसके दोस्त चीनू और मीनू भी वहीं थे और उनके मोटे पेट बता रहे थे कि वो वहाँ काफी वक्त से पनीर का आनंद ले रहे थे। श्यामू ने दोनों को नमस्कार किया और पनीर को छका। उसने अपने जूते और कपड़ों को उतारकर अच्छे से संभाल के रख दिए, शायद फिर से कहीं उसे इसकी जरूरत न पड़ जाए। उसने एक पनीर का टुकड़ा उठाया और बोला, एक जाम बदलाव के नाम। उसने ये भी महसूस किया कि चीनू और मीनू ने अपनी जिंदगी को आसान रखा। उन्होंने स्थिति को जटिल नहीं बनाया, न ही उस पर बहुत ज्यादा सोचा। जब हालात बदले और पनीर हटा लिया गया तो वो भी बदल गए और नए पनीर की तलाश करने लगे। अब श्यामू जान चुका था कि आप बदलाव का सामना करना सीख सकते हैं। आपको जागरूक रहने की जरूरत है। ज्यादा सोचकर हालात को और बुरा बनाने से बचें। बस ये देखते रहें कि कब छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं ताकि आप बड़े बदलाव के लिए तैयार हो सकें। उसने एक बात और सीखी कि समय रहते अगर आपने खुद को नहीं बदला तो हो सकता है कि बाद में बदलने का कोई फायदा ही ना हो। खुद को बदलने का सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जब तक आप खुद को नहीं बदलते हैं तब तक कुछ नहीं बदलता है। उसने सोचा कि शायद रामू ने स्थल 3 की दीवार पर लिखी कहावतों को पढ़ लिया होगा। उसने लौटकर रामू को सब कुछ बताने के बारे में सोचा कि शायद वो आने को तैयार हो जाए, पर वो जानता था कि ऐसी एक कोशिश वो पहले भी कर चुका है और उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ था। उसने सोचा
रामू को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। इसके लिए उसे खुद बदलना होगा। अब वो रोज स्थल 6 की जांच करता कि कहीं उसका पनीर कम तो नहीं हो रहा है। वो ये पक्का कर लेना चाहता था कि कहीं से कोई अचानक बदलाव उसे चौंका न दे। श्यामू के सामने पनीर का ढेर था, लेकिन अभी भी वो भूल भुलैया में घूमकर नए पनीर की तलाश करता रहता ताकि वो अपने चारों तरफ हो रहे बदलावों की जानकारी रख सके। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए। सुरेश बौद्ध भिक्षु की बात चुपचाप सुन रहा था। उसे समझ आ चुका था कि सेठ की नौकरी उसके लिए स्थल 3 थी, जिसके मिलने के बाद उसने उस नौकरी को ही सब कुछ समझ लिया था और उसके बाद उसने रामू और श्यामू की तरह अपने आसपास होने वाले बदलावों को देखा ही नहीं। अब सुरेश को ये भी समझ में आने लगा कि दूसरे नौकर उससे जलने लगे थे और उसका गिरना संयोग नहीं था, वो उनकी चाल थी, जिस बात का उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। वो रामू और श्यामू की तरह समय के साथ नहीं बदला। जैसे वो सोच रहे थे कि उनका पनीर दोबारा रख दिया जाएगा, वैसे ही वो भी ये सोच रहा था कि उसे कोई नया काम दे देगा। अब उसे समझ आ गया कि उसका पैर टूटा है तो उसके लिए सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, उसे अब अपने लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुरेश ने भिक्षु के चरण छुए और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल दिया। अब उसका मन जोश से भर गया था। उसे समझ आ गया था कि उसे समय के साथ बदलने की जरूरत थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो रात भर ये सोचता रहा कि क्या ऐसा कोई काम है जो वह अभी भी कर सकता है, ऐसा काम जो उसे आता है। उसे तो बस खाना पकाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता था और मजदूरी उसे कोई देता नहीं था। बहुत देर सोचने के बाद उसे याद आया कि सेठ के वहाँ बाहर गांव से बहुत से व्यापारी आते हैं और सेठ इतना कंजूस है कि वो उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना वह उन व्यापारियों के लिए खाना बनाए जो सेठ के वहाँ आते रहते हैं, जिससे वो 2 पैसा कमा सके। दूसरे ही दिन उसने सेठ के घर के नजदीक ही एक तंबू गाड़ा और व्यापारियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद उसका ये काम चल पड़ा, क्योंकि गांव में उस समय कोई भी भोजनालय नहीं था। हमको भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये जिंदगी हमारी है और हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। चेंज होते हैं और वो पनीर के टुकड़े हटाते रहते हैं। परिवर्तन के हिसाब से खुद को जल्दी ढालें, खुद को बदलें, जल्दी से बदलने के लिए तैयार रहें। हम इस दुनिया में अपने पनीर की तलाश कर रहे हैं, जहाँ पर बदलाव आना तय है। जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हु मूव्ड माई चीज बुक की समरी को अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्टोरी के साथ।